आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 11, जिसका नाम क्या है? ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। आप पहले तो ये समझो कि ज्यामितीय आकृति होता क्या है। कभी लाइफ में ऐसा नाम सुने हो, ज्यामितीय आकृति? सुने हो मूर्ख लोग? हमेशा हर चीज कुछ भी पूछो, कभी सुने हो? हाँ। 4 और 5 में जोड़ना घटाना सुने हो? ना। बल्कि सुने रहोगे, लेकिन हाँ, ये पहले आंसर आएगा। अपना नाम कभी सुने हो? हाँ बोल रही उसको भी। चलो सुनो। तो ज्यामितीय आकृति त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ये जो आकृतियां होता है, यही क्या होता है? ज्यामितीय आकृति, जिसका हम केवल क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अरे भावना, फिर से इधर उधर ध्यान। जैसे आयत होते, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई करके, और क्या नहीं पता? मूर्ख। निकालते हो कि नहीं निकालते हो? तो ऐसे आकृतियां जिनका हम केवल क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। वो आकृतियां किसके अंतर्गत आएगा? ज्यामितीय आकृति। मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ये सभी आकृतियों की हम क्या कहेंगे? ज्यामितीय आकृति। अब बात आता है ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। ये वर्ड जो आप सुन रहे हो या देख रहे हो है नया वर्ड, समरूपता। समरूपता मतलब ऐसी आकृतियां जो दिखने में बस केवल समान हो, दिखने में एक जैसे हो, वो कैसा रहेगा? समरूप, केवल समरूप। और उसके इस गुण को, समरूप यदि है तो उसके इस गुण को हम क्या कहेंगे? समरूपता का गुण। समरूप और समरूपता समझो बात। जैसे कि हमको मान एक समबाहु त्रिभुज मिला है, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर। और एक और समबाहु त्रिभुज मिला है जिसके प्रत्येक भुजा का मान है 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब दोनों आकृतियों को हम देखेंगे तो दोनों आकृति दिखने में कैसा रहेगा? समान। तो इसलिए इसको हम कहेंगे समरूप। क्या कहेंगे? समरूप। और समरूप के सिंबल ये होता है, ध्यान दे रहे हैं। दोनों आकृति दिखने में बस कैसा है? समान, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? समरूप आकृति। क्या बोला? बात समझ में आया? और समरूप आकृति के गुण क्या होता है उसको सुनना। समरूप का परिभाषा क्या हुआ? समरूप हमने किसको कहा? ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो दिखने में समान हो, समरूप कहलाता है या समरूप आकृति कहलाता है। ये लो। अब समरूप आकृति के इस गुण को क्या कहेंगे? समरूप आकृति के इस गुण को समरूपता कहते हैं। ठीक। अब समरूप आकृति के गुण क्या क्या होता है एक्चुअल में, इसको समझना। यदि दो आकृतियां समरूप है तो यदि मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो पूरी पूरी तरीके से ढकेगा क्या? नहीं ढकेगा। दिखने में बल्कि एक जैसे है, लेकिन एक को यदि दूसरे के ऊपर रखूंगा तो ये आकृति इस आकृति को पूरी पूरी तरीके से नहीं ढकेगा। पूरी तरीके से ढकने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोटे आकृति को बड़े आकृति से छोटे आकृति को ढक लिए और वो दिख नहीं रहा है। मतलब आप उस आकृति को जब ढक रहे हो तो आप उन दोनों को इस तरीके से देखो तब भी, और इस तरीके से देखो तब भी, दोनों तरीके से दो आकृति होते हुए भी कितना आकृति दिखे हमको? एक। तब उसको हम कहेंगे उन्होंने उसको पूर्ण तरीके से ढक लिया। अब उस स्थिति में वो हो जाता है सर्वांग सम। दो बातें आ रहा है, एक आ रहा है समरूप और दूसरा क्या है? सर्वांग सम। समरूप मतलब हमने क्या कहा? जो दिखने में बस समान हो, लेकिन सर्वांगसम का मतलब होगा दोनों आकृति एक दूसरे को पूरी पूरी तरीके से ढके। मतलब जब एक के ऊपर दूसरे को रखे तो दो आकृति होते हुए भी हमको कितना दिखे? केवल एक। तब वो क्या होगा? सर्वांगसम। वो क्या होगा? सर्वांगसम। लेकिन जो दिखने में बस समान होगा वो क्या होगा? आपस में समरूप, जिसका रूप समान होगा। जैसे कि दूध जुड़वा बहनी या दूध जुड़वा भाई, एकदम जुड़वा भाई बहनी।
उसका आकृति वो दोनों कैसे रहते हैं, समरूप। इधर देखो, चलो अब इसके समरूप आकृति के गुण क्या होता है उसको समझना। ये पेपर में आता है 1 नंबर का। संगत भुजाएं समानुपातिक, समरूप आकृति के संगत भुजाएं समानुपातिक होता है। और इसके संगत कोण बराबर होता है। बात आ रही भुजाओं की, जब भुजाओं की बात आएगा तो वहां पर क्या लिखना है, समानुपातिक या अनुपातिक। और जब बात आएगा कोण का तो कोण के लिए क्या लिखना है हमको, बराबर। संगत भुजाएं समानुपातिक और संगत कोण आपस में बराबर। क्या बोला, बात समझ में आया। तो पेपर में जब आता है ना संगत भुजाएं खाली स्थान होता है करके, तो बच्चे सब बराबर लिख के आ जाते हैं छाप के, क्योंकि उसके दिमाग में केवल बराबर ही चल रहा होता है, अनुपातिक या समानुपातिक नहीं। तो जब बात आएगा भुजाओं की तो भुजाएं आपस में कैसा रहेगा, समान। कहने का मतलब ये समानुपातिक, समान नहीं, समानुपातिक। कहने का मतलब ये है 4/6 लेंगे, 4/6 लेंगे, 4/6 लेंगे। क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रहा है। तो सबका अनुपात कैसा रहेगा, बराबर। 4/6 2/3 आएगा। अगला में भी लेंगे 4/6 तो भी क्या आ जाएगा, 2/3। तो भुजाएं कैसा है, अनुपातिक या समानुपातिक। लेकिन सम बाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना अंश का रहता है, 60 अंश। कितना अंश का रहता है, 60 अंश। चाहे वो छोटा समबाहु त्रिभुज हो चाहे वो बड़ा समबाहु त्रिभुज हो, इसके भी प्रत्येक कोण कैसा रहेगा, 60 अंश। क्या समझ में आया। इसकी संगत भुजाएं अनुपातिक है और संगत कोण आपस में कैसा है, बराबर। भुजाएं कैसा होगा, अनुपातिक, और कोण कैसा रहेगा, बराबर। इनके समरूप आकृतियों के, समरूप आकृतियों के संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं अनुपातिक। ठीक। अब उसके आधार पे हम 2-3 परिभाषा पढ़ने वाले हैं। पहला आपको मिलेगा स्केलिंग, दूसरा मिलेगा आपका स्केल गुणक। तो आप उसको अभी करेंगे, पहले इसको कर लो। सर्वांग समता की बात आ रही है। सर्वांग सम में 2 आकृतियां एकदम एक जैसे होगा। जैसे एक को हमने 4 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज बनाया, तो अगला भी 4 सेंटीमीटर वाला ही रहेगा। तब ये क्या हो जाएगा, आपस में सर्वांग सम। सर्वांग सम बराबर के ऊपर में, ठीक है। सर्वांग सम और समरूप में यही फर्क है। यदि एक को दूसरे के ऊपर रखे तो दोनों 2 आकृति होते हुए भी कितना दिखेगा, एक। तो इसको क्या कहेंगे, सर्वांग सम। अब अगला जो हमारे पास टॉपिक आने वाला है वो है स्केलिंग। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो स्केलिंग दिया होगा उस पेज में, तो स्केलिंग का मतलब क्या होता है उसको सुनना। अरे किसी आकृति को या किसी आकृति में बदलाव करना ही कहलाता है स्केलिंग। किसी आकृति में बदलाव करना ही क्या कहलाता है, स्केलिंग। या किसी आकृति का बढ़ना या घटना, बढ़ना या घटना, उसको हम कहेंगे स्केलिंग। स्केलिंग, स्केल गुणक अलग है। किसी आकृति में बदलाव करना या किसी आकृति का बढ़ना या घटना का को करके रखो, चलो बढ़ाना या घटाना, स्केलिंग कहलाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन इसको खाली समय दे दिया जाता है और आप लोगों को ये पढ़ाया नहीं जाता। फिर हम सोचते रहते हैं जैसे दे देंगे किसी आकृति में बदलाव करना खाली सम कहलाता है, अब पता नहीं है क्या होता है, फिर हम बैठे रहते हैं। तो ध्यान दे रहा है ना, ये 1 नंबर का टॉपिक है ना। आकृति का बढ़ाना या घटाना क्या कहलाता है, स्केलिंग।
क्या बोला, बात समझ में आया? अब दूसरा जो चीज आता है वो है हमारा स्केल गुणक। स्केल गुणक, स्केल गुणक दो समरूप आकृतियों के माप में एक विशेष अनुपात होता है। बात समझो, अभी हमने अनुपात निकाला था ना, दो समरूप आकृतियों के माप में एक विशेष अनुपात होता है जिसको हम कहते हैं स्केल गुणक, या भुजाओं के माप में एक विशेष अनुपात होता है। दो समरूप आकृतियों के संगत भुजा लिखना, संगत भुजा सही है, संगत भुजाओं के माप में एक विशेष अनुपात होता है। इसे स्केल गुणक कहते हैं। हाँ, गुणक, स्केल गुणक कहते हैं। ठीक, ये भी आता है खाली स्थान में। स्केलिंग, इसको भी अच्छे से याद रख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। स्केल गुणक, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। दो समरूप आकृतियों के भुजाओं के माप में एक विशेष अनुपात होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्केल गुणक। और आकृति के बढ़ना या घटना या आकृति में बदलाव होना वो क्या कहलाता है, स्केलिंग। अब आकृति कब बढ़ेगा और कब घटेगा उसको समझना। हाँ, अनुपात मतलब ऐसे वाला। अभी हम लोग क्या निकाले थे, 2:3। इसी को 2:3, अनुपात मतलब क्या बताया था, बटा। बटा मतलब अनुपात, तो 2/3 है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2:3। ठीक, तो हर बार आपको अनुपात के रूप में एकदम दो बिंदु वाला सिंबल मिल रहा है ये जरूरी नहीं। ये अनुपात का मतलब बटा के रूप में भी आपको प्रश्न या क्वेश्चन मिल सकता है। तो अनुपात को ही बटा कहते हैं, बटा मतलब अनुपात होता है। ठीक है, अब आकृति का बढ़ना, बढ़ना या बढ़ाना, आकृति का बढ़ाना या घटाना कब होता है उसको सुनो। जब ये अनुपात एक से ज्यादा रहेगा, मतलब जैसे कि हमको दो आकृति मिला है, सुनना, पी क्यू आर ए बी सी। अब ये दोनों आकृतियां कैसा है, समरूप है, तो इसके भुजाएं कैसा होगा, अनुपातिक। मतलब पी क्यू बटा में क्या रहेगा हमारा, ए बी। जब ये अनुपात बड़ा रहेगा किससे, एक से, अनुपात बड़ा रहेगा किससे, एक से, तब आकृति क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब स्केल गुणक एक से ज्यादा रहेगा तो आकृति बढ़ेगा, ध्यान दिए रहना। स्केल गुणक एक से ज्यादा रहेगा तो आकृति बढ़ेगा। और आकृति का घटना, आकृति का घटना या घटाना, जब पी क्यू बटा ए बी छोटा रहेगा किससे, एक से, मतलब अनुपात छोटा रहेगा किससे, एक से, तब आकृति क्या होगा, घटेगा। दो बातें आ रही है, अनुपात बड़ा है तो आकृति बढ़ेगा, अनुपात छोटा है किससे, एक से, तो आकृति क्या होगा, घटेगा। एक से ही तुलना करेंगे, एक से बड़ा रहेगा तो बढ़ेगा, एक से छोटा रहेगा तो घटेगा। दो बातें यहां पर आ रही है, स्केलिंग और स्केल गुणक। उससे फिर हम दो चीजें और प्राप्त करते हैं, बढ़ाना और घटाना। तो ये आपका टॉपिक है, इतने के आधार पर आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक, तो वो आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से समझे रहना है। ठीक, अब इसके आधार पर फिर हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। अब प्रश्नावली में फिर क्वेश्चन हल करते हैं। इसको लिखो, फिर चलते प्रश्नावली की ओर। चलो, अब प्रश्नावली 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। चलिए बताइए क्या है प्रश्न। को 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर स्केल किया गया है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर है। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्गमी ज्ञात करें। वर्ग मीटर है, वर्गमी। और सेमी दिया रहेगा तो वर्ग सेमी। झरना तो कहाँ हो गया आज रे, पूरा
कंकालीन देवी बन गया क्या पूरा? अरे 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 अरे, तभी उंघाड़ टाइप की दिखा देते अब समझ में आई। नहा के ही तो ढंग से थोड़ा फुर्ती के साथ रहो, एकदम दिखना चाहिए एनर्जी। आगे बढ़ना है, चलो ठीक है, बढ़ गए आगे। और कितना आगे बढ़ना है? चलो देखो इधर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक खेत की आकृति है जिसको हमने नक्शे में दर्शाया है, ठीक, और उसमें अनुपात कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर। खेत का नहीं, खेत का नक्शे का अनुपात क्या दिया है, कैसे दिया है, वर्ड बताओ। पैमाना दिया है, क्या दिया है? स्केल गुणक दिया है, स्केलिंग। खेत का नक्शे में स्केलिंग, स्केल क्या मतलब स्केलिंग ही है ना रे। 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर। अब बात समझो, जो नक्शे में 1 सेंटीमीटर है वो रियल में कितना रहेगा? 10 मीटर। आप लोग पटवारी द्वारा बनाया गया नक्शा देखते हो ना, पटवारी बनाते हैं नक्शा, खेत वगैरह करे, नक्शा खसरा वगैरह निकालते कर नहीं बोलते हैं। एक्चुअल में बताओ, खेत को आप नक्शे में दर्शा पाओगे क्या? इतना बड़ा खेत है, कागज में वो आ पाएगा? उसके लिए हम करते हैं स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब, इसमें जैसे बोला गया ना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, तो आपको जो रियल में 10 मीटर रहेगा वो जब आप नक्शे में दर्शाओगे तो वो कितना सेंटीमीटर रहेगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चल कर क्या रही है, क्या क्या बोला अभी कुछ सुनाई दिया है? क्या बोला भाई? जो रियल में कितना रहेगा? 10 मीटर। जब हम ग्राउंड लेवल में जाएंगे, जब खेत की बात होगा तो वहां पर वो कितना मीटर रहेगा? 10 मीटर। लेकिन जब नक्शे में उसी को हम दर्शाएंगे तो कितना लेंगे हम? 1 सेंटीमीटर। मतलब रियलिटी का 10 रहेगा, वो नक्शे में कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर। तो आपको इस तरीके से नक्शे में कितना दिया गया है देखो, नक्शे में माप कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर दिया है ना। तो अर्थात यहां पर आप लिखेंगे नक्शे का 1 सेंटीमीटर वास्तविक में कितना रहेगा? 10 मीटर। जो नक्शे में 1 सेंटीमीटर का काम करेगा वो वास्तविक में कितना मीटर का काम करेगा? 10 मीटर। तो नक्शे का क्षेत्रफल, नक्शे में खेत का क्षेत्रफल देखो कितना दिया है, नक्शे में खेत का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर गुना कितना दिया है? 4। ठीक, तो वास्तविक में खेत का क्षेत्रफल तो मुझे एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर को हम कितना मीटर ले रहे हैं? 10 मीटर। तो 3 सेंटीमीटर को कितना लेंगे? 30 मीटर। 3 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? 30 मीटर गुना 4 सेंटीमीटर क्या? 4 मीटर। तो 4 तिया 1200 मीटर गुना मीटर मतलब वर्ग मीटर। तो वास्तविक में खेत का क्षेत्रफल कितना रहेगा? 1200 वर्ग मीटर। क्या बोला, बात समझ में आया? जहां पर 1 सेंटीमीटर वहां पर कितना लेना है? 10 मीटर। तो 3 सेंटीमीटर है तो कितना लेना है? 30 मीटर। 4 सेंटीमीटर वहां पर क्या लेना है? 40 मीटर। तो इन दोनों का गुणनफल किए तो 1200 वर्ग मीटर। तो वास्तविक में खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? 1200 वर्ग मीटर। क्या क्या बोला, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। हाँ बताओ दूसरा। नहीं, मैं बता रहा हूं। अरे बोलना, अपने आप को पढ़ रही है। वर्ग का पेंटिंग है, उसकी भुजा, उसके क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 3600 वर्ग सेंटीमीटर। और स्केल गुणक कितना दिया गया है?
0.1। तो 0.1 स्केल गुणा करने के बाद पेंटिंग की भुजा हमको निकालना है। एक बात ध्यान देना, पेंटिंग कैसा है? वर्गाकार। वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल कितना है? छोटी है कि बड़ी है? ना, 3600 वर्ग सेंटीमीटर है। स्केल गुणा कितना दिया बताओ? 0.1। अब एक ध्यान देना, बात क्या कर रहा हूं। वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल दिया है 3600 वर्ग सेंटीमीटर और स्केल गुणा दिया है 0.1। ये स्केल गुणा केवल और केवल आप रखेंगे इकाई की जगह में। किसी जगह में रखोगे? इकाई। स्केलिंग करने के बाद स्केलिंग के पश्चात स्केलिंग के बाद पेंटिंग का क्षेत्रफल ध्यान समझना हम क्या करें। ये 3600 जो कहते हैं, ठीक, सेंटीमीटर के जगह में क्या रखेंगे हम? 0.1। 0.1 सेंटीमीटर पूरे का वर्ग। किसके नीचे में? 3600 हमने जो कहते हैं उतारा, हमने स्केल गुणा कितना ले लिया? 0.1। और इसको हम कहां पर रखेंगे? सेंटीमीटर के जगह में। नीचे में नहीं रखेंगे, सेंटीमीटर के जगह में क्या रख देंगे? 0.1, क्योंकि इसका वर्ग है। हाँ, तो इकाई की जगह में ही रखना है। 1 सेंटीमीटर है ये पूरे का वर्ग, तो इसके गुणा जो 1 है, इसी 1 की जगह में क्या रखना है हमको? 0.1। अब चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को छोड़ेंगे नहीं, जो कहते रहेगा। मान लो कहते हैं 0.1 मीटर, तो आप सेंटीमीटर की जगह में क्या रख देते हैं? 0.1 मीटर। जहां जहां पर सेंटीमीटर वहां पर क्या रखते हैं हम? मीटर। क्योंकि वहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोला गया है, तो वो जो कहते चलेगा। सेंटीमीटर है वो सेंटीमीटर ही चलेगा, मीटर रहेगा तो मीटर ही चलता। जैसे यहां पर हमने क्या कहा था? 1 सेंटीमीटर की जगह में क्या रहना है? 10 मीटर। तो जहां पर सेंटीमीटर था वहां पर क्या ले लिया हम लोगों ने? मीटर। यहां पर कुछ बोला गया है क्या? मीटर या सेंटीमीटर? तो जो कहते हुए चलेगा। समझ में आया क्या बोला मैं? सेंटीमीटर के अलावा यदि मीटर, फीट, किलोमीटर ऐसा बोलेंगे तो जहां पर सेंटीमीटर रहेगा वहां पर किलोमीटर रख देना है। लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं बोला गया है, तो जो कहते हुए चलेगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही चलेगा। चलो देखो, अब वर्गाकार पेंटिंग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अच्छा, आधार गुणा ऊंचाई, वाह। भुजा गुणा भुजा होता है, भुजा गुणा भुजा, ठीक, बराबर 3600 को हमने जो कहते लिख दिया 3600 गुणा 0.1 सेंटीमीटर पूरे का वर्ग है, तो वो 2 बार हो जाएगा। 0.1 सेंटीमीटर गुणा 0.1 सेंटीमीटर। भुजा गुणा भुजा मतलब हो जाएगा भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। अब यहां पर समझना मैं क्या करूं? 3600 गुणा 0.1 सेंटीमीटर, उसको हम जब बटा में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर के बटा में क्या आ जाएगा? 10। अब ये 10 कहां से आया? दशमलव के लिए हमने लिखा 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक, तो 1 गिरो। दशमलव को परिमेय रूप में बदलना आता है कि नहीं आता है? दशमलव के लिए हम लगा, जैसे 2.25 दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 225 जो करते हो ऊपर को जो करते हो, और दशमलव के लिए हम नीचे में क्या लगाएंगे? 1। दशमलव के बाद कितना अंक है? तो इधर कितना जीरो बढ़ जाता है? 2। जैसे कि 4.446 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताओ? 4446 बटा में दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद कितना? तो यहां पर कितना जीरो लग जाएगा? 3। सेम प्रोसेस, दशमलव के लिए 1, कितना अंक है? 1 जीरो। समझ आया? अरे 1 कहां से आया से क्या मतलब है? ये कहां से है? कौन सा 1 कहां से आया? 1 सेंटीमीटर ऊपर, ये अरे यार 0. ऐसे लिखो, चलो अब खुश 0.1। अब 0.1 का मतलब क्या होता है? केवल नहीं नहीं नहीं, इसको क्या लिखेंगे बताओ? क्या 1 सेंटीमीटर के बटा में भी क्या आ जाएगा? 10 जीरो
जीरो, नीचे का 2 जीरो, ऊपर का 2 जीरो, हो गया। क्या बचे इधर बताओ? भुजा का वर्ग बराबर 36 से कम 36 से कम 36 सेंटीमीटर का वर्ग। और 36 को हम किसका वर्ग लिखते हैं बताओ? तो भुजा का वर्ग बराबर 6 सेंटीमीटर सूर्य का वर्ग, जिसे वर्ग और वर्ग कट गया, भुजा बराबर कितना आया? 6 सेंटीमीटर। मतलब स्केलिंग करने के पश्चात वर्गाकार पेंटिंग का भुजा कितना रहेगा? 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। कुछ समझ में आया? यहां पर को देखो, ये दशमलव को आप परिमेय रूप में कैसे बदले हो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे ढंग से बोलो, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं बोलो। ये क्या है? परिमेयीकरण नहीं, दशमलव वाले संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है? जिसका हम परिमेयीकरण कर रहे हैं उसका चिन्ह बदलकर अंश में गुणा करना होता है, यह है परिमेयीकरण। यहाँ पर परिमेयीकरण नहीं हो रहा है, यहाँ पर परिमेय रूप में बदल रहे हैं, मतलब पी बटा क्यू रूप में बदल रहे हैं। अब पी बटा क्यू में कैसे बदले? दशमलव के लिए हम नीचे में क्या लिखते हैं? ए, फिर दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना हम लगा देते हैं 0। ठीक है? पढ़े नहीं है 9वीं में ये? अच्छा अच्छा, इसको 10वीं में जाकर कल भूल जाना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा लिखना नहीं है, हिंट करूंगा मैं, सबको मैं बताऊंगा तो आप लोग क्या बनाओगे। तीसरा देखो, एक रेलवे स्टेशन से हवाई क्या है? हवाई अड्डा की दूरी दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर। और स्केलिंग या पैमाना उसका दिया गया है 2 सेंटीमीटर अनुपात 7 किलोमीटर। मतलब 2 सेंटीमीटर अर्थात 2 सेंटीमीटर बराबर कितना लेना है हमको? 7 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा बताओ? अरे 2 सेंटीमीटर को कितना लिया गया है? 7 किलोमीटर। अर्थात जो नक्शे में 2 सेंटीमीटर रहेगा वो वास्तविक में कितना किलोमीटर रहेगा? 7। 2:7 है। तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या लेना पड़ेगा? 7/2 किलोमीटर। तो नक्शे में हमको कितना सेंटीमीटर दिया गया है? देखो ना नक्शे में कितना सेंटीमीटर दिया है? कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 7/2 गुना 3 किलोमीटर। तो 7 का आधा कितना होता है? 3.5 गुना में कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 3 पंचे 15 का 5, 3 3 9 और 1 10, 10.5 किलोमीटर। तो वास्तविक में दूरी क्या होगा? 10.5 किलोमीटर। 3.5 7 का आधा, 7 का आधा क्या? भाग वाला। अरे तो भाग करके दिखाओ मैं इसको, मैं क्या बताऊं? 7 का आधा कब होते? कैसे होता है बताऊं? उसमें भी हाँ बोल रही है, वाह रे दिमाग, सच है, कितना अच्छे हो आप लोग। 7 को 2 से भाग करते हैं, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि वो 7 से ज्यादा ना हो। तो नहीं आवा, लेकिन सब ज्यादा नहीं आना चाहिए, कहा था ना मैं। तो 2 पहाड़ा पढ़, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 4 बार में ज्यादा हो गए। तो क्या बार पढ़ो? 3 बार। कत का इसे 2 तिया 6, कत का 25 से 1। अब 1 नहीं जाता, द्वितीय क्या लगा था? दशमलव। और दशमलव लगा था तो 1 जीरो बढ़ जाते। अब 2 पहाड़ा पढ़, 2 पंचे 10, कब का इसरे ये दूसरी वाला लेकर इन्हें पढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक चाह रहा था साइड वाले, तो उसको आप लोग बनाओगे क्या? बन तो गया है। तो प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना। सॉरी, प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन कल हम पढ़ने वाले हैं, फेज प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय। ठीक, तो उसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे।